एक शादी की पहली रात कोई भी मामूली सा भी हादसा हो तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया। कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश जूस पिएंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़ी प्यार और लहजे से मुझसे पूछा था तो मैं उसे मना नहीं कर पाई थी। मैंने उसको हाँ में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह लड़का कौन है। मैं तो यही समझी कि यह बच्चा या तो मेरा देवर होगा या फिर मेरे पति का कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह जूस लेकर आया तो उसकी जुबान, बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की, लेकिन मैं अंदाजा कर चुकी थी कि जरूर वह इस घर का खानदानी नौकर है। मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होगी। अब तो मुझे अपनी माँ की बात पर विश्वास आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा उलझन होती रहती थी। हमारे घर भी एक काम वाली आती थी। इससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम करने आता था। उसे मेरे पापा ही लाए थे। हम सब लोग बड़े हुए तो मेरी माँ ने उसे पापा से कहकर हटवा दिया था। लेकिन अब मैं फिर से ऐसे घर में आ गई थी जहाँ पर मर्द नौकर थे और यह तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बच्चे से क्या परेशानी हो सकती है। अगर यह यहीं पर रहा और काम करते करते इसकी उम्र ज्यादा हो गई, यानी कि यह 15-16 साल का हुआ, तो मैं इसे इसके घर भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चे के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती थी, पर मैं यह नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने वाली हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे कभी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आम पतियों जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर है, तुम्हारे आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस तुम्हें एक ही काम करना है, और वह ये है कि मेरी माँ की हर बात माननी है। मेरी माँ नौकरों पर शक्ति नहीं करती। वह बहुत ही नरम दिल औरत है। उनकी नरम दिली से अक्सर हम भी तंग हो जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की सदस्य हो, लेकिन तुम नौकरों पर कभी शक्ति मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे, बस तुम उन पर गुस्सा मत करना। माँ का कहना है, लोगों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए कभी भी ना उससे कभी कोई बदतमीजी की जाए, ना कोई उनसे ऐसी बात की जाए कि उनका दिल दुखे। मैंने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। राकेश ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई, मेरी खूबसूरती की तारीफ भी की। वो रात मेरे लिए बड़े ही अरमानों वाली रात थी। हर लड़की के लिए होती है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले राकेश ने मुझे नहीं देखा था, बस मेरी तस्वीर देखी थी। कहने लगे, सिमरन तुम तो अपनी तस्वीर से भी कहीं ज्यादा प्यारी हो। यह कहते कहते राकेश ने मेरे उस हाथ को चूम लिया जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनाई थी। मैं शर्म से सिमट कर रह गई थी। धीरे धीरे वह मेरे करीब होते गए। मेरी धड़कन में शोर मच रही थी, लेकिन धड़कनों में भी एक उमंग थी, नई जिंदगी की उमंग। अभी राकेश ने मुझे बाहों में समेटकर प्यार करना शुरू ही किया था कि उनके फोन पर घंटी बजी थी। राकेश ने फोन उठाया। पता नहीं उधर से क्या कहा गया कि राकेश मुझसे दूर हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदले थे। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम सो जाओ, मुझे फिलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तुम्हारे पास अभी रुक पाऊंगा। 2-3 बजे आऊंगा, तब तक तुम थक चुकी होगी, इसीलिए तुम सो जाना। मैं रोहन से कह दूंगा कि अगर मैं आऊंगा तो वह तुम्हें जगा देगा। रोहन, मैंने अपने पति की तरफ हैरत से देखकर यह नाम दोहराया था। वह कौन है? मेरे मुंह से पहला शब्द यही निकला था। राकेश कहने लगे, अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें जूस देने आया था, वही छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा बच्चा है। कभी भी उसे नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर देवर समझना। तुम्हारी इतनी सेवा करेगा कि तुम सारी जिंदगी उसकी सेवा को याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी पत्नी के लिए रोहन को रखना, ताकि वह सिमरन का काम करे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह कहकर राकेश बेड से उठकर खड़े हो गए। इससे पहले बाहर जाते मेरी तरफ पलटकर आए और बोले, मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मर्दों से नफरत है, यह भी मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। अपने पति की यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक सी गई थी।
यह सच था कि मैं मर्दों से नफरत करती थी और यह बात मेरे पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी, क्योंकि शादी से पहले भी कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की थी और मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि दोबारा उन्होंने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की थी। और मैं हर तरफ बहुत ही कठोर और सख्त दिल मशहूर हो गई थी और यही बात मेरे पति तक भी पहुंच गई थी। राकेश कहने लगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लड़कियों को ऐसा ही सख्त और बहादुर होना चाहिए कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। खैर, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कम उम्र लड़का रखा है ताकि तुम उसके साथ कभी भी डर या फिर खुद को असुरक्षित महसूस ना करो। मैंने राकेश का धन्यवाद किया। वह तो चला गया, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। शादी की पहली रात थी और राकेश का मुझे छोड़कर चले जाना अच्छा नहीं लगा था। क्या घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरा पति क्या मुझसे बात तक नहीं करेगा? और फिर शादी की पहली रात मेरा पति मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता था? मुझसे भी जाता, उसके लिए ऐसा क्या जरूरी काम था? दोस्त तो फिर भी मिल जाते, लेकिन हमारी शादी की यह पहली रात दोबारा नहीं आती। मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, अपने पति से ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुला। मैं हैरान हो गई, मैं तो दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली थी, फिर यह दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और फिर मैं हैरान हो गई, मेरे सामने वही 13 साल का रोहन खड़ा था। उसके हाथ में दरवाजे की चाबी थी। मैंने उसे गुस्से से पूछा, यह क्या किया? तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला? मैंने तो इसे अंदर से लॉक किया था। तुम्हें नहीं पता कि एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुम्हें पूछकर कमरे में आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि एक नई नवेली दुल्हन के कमरे में इस तरह बिना दस्तक के नहीं जाते। तुम्हें एक बार नॉक करना चाहिए था। देखो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने गुस्से से उसे डांटा था तो वह अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, मालकिन माफ कर दे, लेकिन असल में मुझे गलतफहमी हुई। आपसे पहले मैं छोटी मैडम का काम किया करता था। वह भी मुझे यही कहा करती थी कि मुझे कभी कभी सुस्ती होती है, मैं उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती। तुम बाहर से ही चाबी इस्तेमाल करके दरवाजा खोल लिया करो और मुझे चाय वगैरह लाकर दे दिया करो। तो बस मेरे ख्याल में छोटी मैडम का ही आया था, इसीलिए मैं इस कमरे में आ गया था। मुझे माफ कर दे। उसने बड़े भोलेपन से मुझसे माफी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है कि मेरी नंद पहले बहुत ज्यादा नखरे वाली और आलस वाली होगी, इसीलिए नौकर को इसी तरह कमरे का दरवाजा खुद खोलकर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इस तरह के नौकर को अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं रोहन को साफ मना कर दिया कि तुम अपनी छोटी मालकिन के कमरे में से जाते होंगे, लेकिन मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे मत आना। वह भी मान गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वह नौकर कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसकी हरकतें मुझे शक में डाल रही थी। मैंने मन ही मन में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जरूर जाऊंगी और उस नौकर की हरकतों पर शुरू से ही नजर रखूंगी। मैंने कहा, अच्छा, अब यह बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैंने सोचा आपका हालचाल पूछ लूं और अगर आपको खाने की कोई चीज चाहिए तो भी बता दे। मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागा रहता हूँ। उसने अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मेरे कमरे से जाओ और दोबारा इसे दरवाजा खोलकर अचानक से मत आना। जी अच्छा, अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हुए वह चला गया था। मैं उसकी बातों से खुश हुई थी कि कितना छोटा सा बच्चा है, इसे तमीज तो बहुत है। मुझे कोई फालतू की बात भी नहीं की। अब वह लड़का मुझे थोड़ा मासूम सा लगने लगा था। मुझसे कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, वरना वह चाहता तो मेरी तारीफ भी करने बैठ जाता। वह नौकर होकर भी बड़ा ही तमीजदार लड़का था। उसके जाने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी। मैं भी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी थी, जहाँ पर एक थैली रखी हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई थी उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर यह थैली अचानक से यहाँ कैसे आ गई थी? मुझे लगा यह थैली रोहन ने ही रखी होगी, उसका कोई मकसद हो सकता है। मैंने दिल में सोचा। मैं थैली उठाकर देखने लगी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा अगर थैली में कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो बेकार में मैं बदनाम हो सकती हूँ। मैंने थैली अलमारी के नीचे छुपा दी। उसके बाद कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार थे।
मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, बेटा यह राकेश को क्या हुआ? वह कुछ देर पहले बड़े ही गुस्से में मेरे कमरे में आया था। मेरी बात सुने बिना ही पता नहीं इस रात के अंधेरे में कहाँ चला गया है। मैं उसे पूछती रह गई, लेकिन कहने लगा बाद में बताऊंगा। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर उसने एक बात मुझे बताई थी, जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया था। तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो, तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे हैरानी है कि अभी तक राकेश घर क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रखती। आखिर तुम्हारी शादी की पहली रात थी, तुम ऐसे कैसे अपने पति को जाने दे सकती हो? मैंने कहा, मम्मी जी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने पति को पहले दिन से ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दूं। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात पर वह मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी परेशानी अभी भी वैसी की वैसी थी। कहने लगी, बेटा एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन यह बात राज ही रखना। अभी बात करने का समय नहीं, बस तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम थोड़ा सावधान रहना, और अगर राकेश तुमसे दूरी भी बनाए तब भी तुम खुद से उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। अब मैं अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है कि कहीं वह इधर उधर भटक न जाए। सास की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास पहेलियां क्यों बुझा रही थी, जबकि मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आई थी। खैर मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी सास भी जा चुकी थी। तभी मेरी नजर जूस की गिलास पर पड़ी। मैंने उसे फौरन से उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे प्यास भी लगी थी, किसी से पानी भी नहीं मांग सकती थी। जूस पीकर मेरी प्यास बुझ गई थी। मैं सोने के लिए लेट गई। रात के लगभग 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। मुझे एकदम से गुस्सा आया कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने रोहन खड़ा था। मुझे अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोबारा मेरे कमरे में आ गए, वह भी मुझे बिना बताए। और तुमने समय देखा है, रात के 2 बज रहे हैं। तुम इस समय मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही वह डर गया, कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, बड़ी मालकिन मुझे माफ कर दे, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ पर एक अपनी बहुत ही जरूरी चीज भूल गया था। अगर मैंने वह चीज ना ली तो मैं मर जाऊंगा। आपने देखी हो तो प्लीज मुझे बता दे। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना तुम मर जाओगे? क्या तुमने वह चीज इसी कमरे में रखी थी? कहने लगा, जी मालकिन, एक थैली थी और उसमें एक रुमाल था। वैसे तो वह सामान आपको ही देना था, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं और गिरा दिया है। अगर वो रुमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मैं उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह कुछ परेशान होता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचने लगी, क्यों न मैं वह रुमाल और थैली निकाल कर देखूं कि इसमें आखिर ऐसा क्या था जिसके बारे में वह इतना ज्यादा परेशान था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। मैंने तो उसे तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन मेरे दिल में उस थैली और रुमाल के लिए उत्सुकता भर गई थी। मैं अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और इस बार लॉक लगाने की बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की लाइट जलाई और रुमाल थैली खोलकर देखने लगी। अंदर से जो चीज निकली वह देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, साथ ही साथ परेशान भी थी, क्योंकि मैं उस छोटे से बच्चे से उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी चीज थैली में रखकर मुझे देगा। थैली के अंदर एक रुमाल था, एक परफ्यूम की बोतल थी और बहुत ही अच्छी नाइटी थी। रुमाल को देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था और जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए थे। उस पर लिखा था, आई लव यू जान। यह नाइटी और यह परफ्यूम आज की रात के लिए नहीं है, बल्कि उस रात के लिए है जब तुम मेरी बाहों में होगी, राकेश की बाहों में नहीं। तुम मेरी हो, राकेश की नहीं। और वह रात जल्दी आने वाली है जब हम एक दूसरे की बाहों में होंगे। मैं तो हक्का बक्का यह सब देखते रह गई थी। कौन था यह इंसान जिसने मुझे यह गिफ्ट भेजे थे? अब मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। आखिर किसकी हरकत थी? क्योंकि अगर मैं लाख उस बच्चे पर शक करूं और यह विश्वास करने की कोशिश करूं कि उसी ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह सब कुछ एक बड़ा इंसान ही कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो मुझे अच्छी तरह जानता हो। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं अब रोहन से सारी सच्चाई जानकर रहूंगी। मैं इसके साथ प्यार वाला व्यवहार रखूंगी, जिससे कि यह मुझे अंदर की सारी बातें बता दे। वही मुझे बता सकता था यह सामान उससे मेरे लिए किसने भिजवाया था।
मैं दोबारा सो गई थी, लेकिन राकेश अभी तक घर नहीं आया था। अगली सुबह हुई तो मैंने उसे 1000 रुपए दिए। मैंने कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे हाथ में पैसे देखकर वह बोला, मालकिन मैंने, लेकिन इससे पहले आगे कुछ कहता, मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे दीदी कहा करो। मेरे इतने कहने पर ही वह खुश हो गया था। मैंने कहा, वह जो रुमाल तुम मुझे देने आए थे, मुझे रात को वह मिल गया था, तुम मेरे ही कमरे में भूल गए थे। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया। कहने लगा, अच्छा वह रुमाल आपको मिल गया था? मैंने कहा, हाँ मिल गया था। फिर बोला, अच्छा वो रुमाल आपको पसंद आया? उसकी बात सुनकर मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई यह बात सुन न ले। खासकर मैं राकेश को इस बात की खबर नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कहा, हाँ मुझे रुमाल पसंद आया, लेकिन मुझे ये बताओ, वह गिफ्ट मेरे लिए लायक कौन था? क्या राकेश ने दिया था? मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा घबराया था। कहने लगा, नहीं नहीं मालकिन, बड़े भैया ने नहीं दिया था, बल्कि वह तो कोरियर आया था। कोरियर वाले ने कहा था कि सिर पर दुल्हन को ले जाकर देना है, परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वह मैं आपके कमरे में लेकर आया था। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। मैंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो तुम आगे से भी मुझसे कुछ मत छुपाना। अगर कोई तुमसे मेरे बारे में कोई बात किए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी गरीब को दे दे तो अच्छा होगा। मैं उसका व्यवहार देखकर हैरान हो गई थी। उसमें खुददारी और गैरत भी थी, साथ ही साथ गुरूर भी था। वह मेरे किसी भी बात को खाते में नहीं ला रहा था। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे। पर अपने पति के होते हुए मैं यह बात किसी से नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि मैं मायके जाकर यह बात अपनी माँ के सामने रखूंगी। उन्होंने दुनिया देखी है और उन्हें इस बात का अनुभव भी ज्यादा होगा। वह जरूर मुझे कुछ काम की बातें बताएंगी कि यह हरकत किसने की और क्यों की है, क्योंकि छोटे बच्चे पर तो शक बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। खैर मैं अपने मायके चली गई। मैंने सारा मामला अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ भी परेशान हो गई। कहने लगी, बेटा तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं, अगर यह बात तुम्हारे पति को पता चल गई तो वह तुम्हारा कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेगा? वह तो यही सोचेगा ना कि हमने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की है और तुम राकेश को धोखा दे रही हो। मैं माँ की बात सुनकर परेशान हुई थी। मैंने कहा, भगवान ना करे माँ, मैं तो अपने पति के अलावा दिल में किसी और का ख्याल भी नहीं लाती, तो आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं कि मैं अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचा भी होगा? ऐसा सोचना भी मैं पाप समझती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को यकीन आ गया था, लेकिन मैं जानती थी यह रात जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा तो वह जरूर मुझ पर ही शक करेगा। वह थैली मैंने अपनी माँ को दे दी और मैं घर वापस आ गई। मेरी माँ ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था और खासकर उस नौकर रोहन पर नजर रखने के लिए कहा था, जिसे मैं सिर्फ 12 साल का नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। लेकिन यह तो मेरी गलती निकली। खैर जब मैं दोबारा ससुराल आई तो राकेश मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसका यह गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। उसने मुझे अजीब से शब्दों में पूछा, तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी? उसकी बात सुनकर मैंने आराम से जवाब दिया, मैं अपनी माँ के यहाँ गई थी। कहने लगा, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें आगे से मेरी अनुमति के बगैर घर से कदम मत निकालना। उसकी बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि राकेश एकदम इतना बदल जाएगा, लेकिन उसकी नजरों से लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है। वह मुझसे या तो नाराज था या फिर मुझे कोई बात कहना चाहता था। इतने में मेरी सास की आवाज आ गई। मुझसे कहने लगी, बेटा आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, आज हमारे कुछ खास मेहमान आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई। राकेश ने एक साड़ी उठा रखी थी। राकेश कहने लगा, साधना आज तुम यह साड़ी पहनकर मेहमानों के सामने जाओगी और देखो घूंघट भी कर लेना। वह से बड़े गौर से देख रहा था। मैं यह देखकर ही हैरान हुई। राकेश की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगा, क्या हुआ, तुम सबके सामने सच समझ कर जाना नहीं चाहती हो क्या? तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाओगी? मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन नई नवेली दुल्हन तो हमेशा तैयार ही रहती है। आप जो कह रहे हैं वह भी ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही पहना करूंगी।
मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया, लेकिन अभी थोड़ा परेशान लग रहा था, जैसे वह मेरे बारे में कोई ऐसी बात जानता था जिसके बारे में उसे शायद विश्वास नहीं आ रहा हो। खैर, मुझे सब्र से काम लेना था, इसीलिए मैं खामोश रही कि राकेश ने मुझे वही घूंघर करने का कहा। हालांकि मैं तो समझी थी वह मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा है। मैंने पूछा, खाने पर कौन कौन आ रहे हैं? मेरी बात सुनते ही राकेश के भाव बदल गए। बोले, जो भी आ रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम औरतों से मिलो या मर्दों से, तुम्हारे पहनावे में कोई भी फर्क न आने पाए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी ताकि मेहमानों का अंदाजा हो जाए और मैं उसी हिसाब का खाना बना सकूं। मैं अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी, लेकिन राकेश अभी भी मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान आ गए। मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में काले रंग के कपड़े पहने एक लड़का भी मौजूद था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई थी, क्योंकि वह मुझे बार बार इस तरह देख रहा था जिसे मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे देखकर परेशान हुई थी, लेकिन राकेश को यह बात महसूस नहीं होने दी। ना ही मैंने उसकी तरफ देखा। राकेश ने मुझे यह बात नहीं बताई थी कि उनके रिश्तेदार कौन क्या लगते हैं, तो मैं खामोशी से खाना उन लोगों को सामने लगाया और उनके साथ ही बैठकर मैं भी खाना खाने लगी। मेहमानों से पूछ भी रही थी, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वह मुझे बता दे। थोड़ी देर बाद उठकर मैं किचन में आ गई। राकेश भी मेरे पीछे पीछे आ गया। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। कहने लगा, सच सच बताओ, यह कब से चल रहा है? उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं उसे हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, क्या मतलब है राकेश, क्या चल रहा है? आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने भी थोड़ा गुस्से से पूछा था तो राकेश ने कहा, तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो। एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी धोखेबाज और बेवफा को माफ नहीं करता, और जिस दिन मुझे समझ आ जाएगा उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फिलहाल शक में घिरा हुआ हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राकेश की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप हो गई थी। मैंने सोचा कि जब मेरे कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने माँ को भी यह बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा, यह बात इतनी आसान नजर नहीं आ रही जितनी तुम समझती हो। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है, वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फौरन बाद अपनी पत्नी से ऐसे दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वह भी मेरे दामाद जैसा, क्योंकि मेरा दामाद तो लाखों में एक है। हर किसी ने उसकी तारीफ की थी कि बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला लड़का है। जरूर उसके किसी ने कान भरे होंगे। तुमने अपने आसपास नजर दौड़ाओ, देखने की कोशिश करो कि कोई ऐसी चीज मिले जो इस राज से पर्दा हटा सके, या फिर तुम ऐसा करो, राकेश से ही पूछने की कोशिश करो कि आखिर बात क्या है। तुम दोनों पति पत्नी हो और आपस में ही विश्वास की डोर होना जरूरी है। इस तरह शक करने से घर नहीं बसते। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, राकेश तो मुझसे कोई बात करना ही नहीं चाहते। उनका व्यवहार मुझसे उकड़ा उकड़ा रहता है। मैं कोई बात करती भी हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं। तभी मुझे वह थैली वाली बात याद आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं वो थैली अपने पति को दूं और उनसे पूछूं यह किसने मुझे रोहन के जरिए भिजवाया था। लेकिन फिर सोचा बेकार में एक नया तमाशा लग जाएगा। एक बार रोहन मेरे कमरे में फिर से आया। कहने लगा, दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलें। मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर जाना चाहते हो? तुम छोटे बच्चे हो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। कहने लगा, नहीं दीदी, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। और फिर बाहर बड़े भैया खड़े हैं, मैं सिर्फ बाहर दरवाजे तक ही आपको लेकर जाऊंगा, वहाँ से तो बड़े भैया ही आपको ले जाएंगे। मैंने कहा, बड़े भैया यानी राकेश? कहने लगा, हाँ हाँ दीदी, मैं उन्हीं को तो बड़े भैया कहता हूँ। वह गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उसकी बात से शक में भी पड़ गई थी। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा कि रोहन ने मुझसे कहा है कि बाहर राकेश मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की थी? क्योंकि राकेश ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ न कुछ दाल में काला लग रहा था, क्योंकि अगर राकेश को मुझे बाहर बुलाना होता तो वो मुझे फोन कर सकते थे या फिर पहले से कोई ऐसी बात करते। उन्होंने रोहन के जरिए मुझे क्यों बुलवाया था? और जब मैं अपनी सास से यही बात कही तो मैं चौंक गई थी कि रोहन मेरे मुंह से यह बात सुनते ही फौरन भाग गया। और मेरी सास जब बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था।
अब तो मुझे रोहन पर शक होने लगा था। आखिर वह मुझे बाहर क्यों ले जाना चाहता था? इसके पीछे क्या वजह थी? शाम को सारे लोग चाय पीने के लिए छत पर चले गए तो मैंने सोचा आज मैं रोहन से सारी बातें क्लियर करूंगी। रोज रोज शक की आग में जलने से अच्छा है कि आज मैं उसे एक बार कमरे में बंद करके सारी सच्चाई उगलवा लूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे बहाने से स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ चीज ऊपर रखनी है और फिर मैंने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला भी लगा दिया। अब वहीं पर दरवाजा पीटता रह गया। मैं समझ सकती थी कि वह छोटा बच्चा है, उसका दिल कमजोर था, लेकिन मुझे भी अपने कैरेक्टर पर कोई धब्बा नहीं चाहिए था। मैंने सोच लिया था आज मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। बाहर का दरवाजा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया था। रोहन से जाली वाला दरवाजा खोलकर पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आखिर बताओ राकेश मुझ पर शक क्यों करते हैं और तुम मुझे उस दिन बाहर क्यों ले जाना चाहते थे और उस थैली और रुमाल का क्या चक्कर है? जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी, फिर चाहे तुम यहाँ चिल्लाकर मर जाओ। वह छोटा बच्चा था, कब तक कोई बात छुपा सकता था। कहने लगा कि मैं यह काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, उन्होंने ही वह थैली मुझे दी थी और कहा था कि आपको दे दूं। उन्होंने राकेश भैया से शर्त लगाई थी कि वह आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लेंगी। बड़े भैया के दोस्त ने ये भी कहा था कि मुझे तुम्हारी पत्नी सिमरन बहुत अच्छी लगती है, तुम अपनी पत्नी सिमरन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह बात सुनकर बड़े भैया को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। दोनों की मारपीट भी हुई थी और उन्होंने उसे दोस्ती भी खत्म कर ली। लेकिन वह आदमी मुझे पैसे देने लगा, कहने लगा कि तुम जाकर भाभी को यह थैली और रुमाल दे आओ, उसके बदले में तुम्हें 20,000 दूंगा। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखे थे। बस मैं पैसे देखकर बहक गया था। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे, वरना मैं सारी जिंदगी आपकी नजर में शर्मिंदा रहूंगा। मैंने कहा कि मेरी नजर में तुम गिर ही गए हो, लेकिन अब मेरे पति से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफा लाकर दिया था तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसीलिए दोबारा इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना और उस घटिया इंसान से भी कह दो कि वह अपने गंदे इरादे अपने पास ही रखे। मेरे पास पहुंचने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वह मासूम और बेकसूर था, इसीलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। उस रात राकेश जब कमरे में आया तो मैं उसके सामने वह थैली रख दी थी, जिसे देखकर वह हैरान हुआ था। मैंने उसे सारी बात बता दी कि तुम्हारे दोस्त ने रोहन के हाथ से ये थैली मुझे भिजवाई थी। पहले मैं शक में थी, मुझे नहीं पता था यह थैली मुझे किसने भिजवाई है, लेकिन मैं रोहन से सारी सच्चाई जान ली है। राकेश, मुझे तुम पर भी बहुत दुख है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सके। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा दोस्त मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और मैं उसके प्यार के जाल में फंस जाऊंगी। मैं इतनी गिरी हुई कैरेक्टर की नहीं हूँ। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। राकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछ दिए। कहने लगा, मुझे माफ कर दो सिमरन, मैं मर्द था। आकाश की बातें मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का देती थी। मुझे तुम पर शक होने लगता था कि तुम भी दूसरी बेवफा औरतों की तरह होगी, जिसके किस्से मैं सुनता रहता हूँ कि पत्नी अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त के साथ भाग गई। मेरी गलती थी जो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए राकेश ने मुझे गले से लगा लिया था। मैं भी अब सुकून से थी। मेरी जिंदगी में अब कोई तीसरा नहीं था। हम दोनों के बीच भी शक की दीवार गिर चुकी थी और हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।